साम्यवाद, पूंजीवाद और लोकतंत्र क्या है? पहले जानते हैं कि साम्यवाद क्या है। साम्यवाद एक सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा है जो एक वर्गहीन समाज बनाने का प्रयास करती है, जिसमें व्यक्तियों की बजाय सभी संपत्ति और धन का समावेश सांप्रदायिक रूप से होता है। साम्यवाद की विचारधारा 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा विकसित की गई थी। एक सच्चा साम्यवादी समाज एक पूंजीवादी समाज के विपरीत है, जो लोकतंत्र, नवाचार और लाभ के लिए वस्तुओं के उत्पादन पर निर्भर करता है। सोवियत संघ और चीन साम्यवादी व्यवस्थाओं के प्रमुख उदाहरण हैं। जबकि 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया था, चीन ने पूंजीवाद के कई मुक्त बाजार तत्वों को शामिल करने के लिए अपनी आर्थिक प्रणाली में भारी सुधार भी किया है। औद्योगिक क्रांति मानवता पर एक बहुत बड़ा अभिशाप है। 1960 से पहले लोग हाथों से साधारण औजारों यानी बेसिक टूल की मदद से चीजें बनाते थे, जैसे कि कपड़े को बनाने में पूरे परिवार के लोग लगते थे और कई दिनों की मेहनत के बाद वो एक साड़ी या एक बड़ा कपड़ा बना पाते थे। उसे बाजार में बेचकर अपनी जरूरत का दूसरा सामान लेते थे। अब यूरोप के देशों में नए नए आविष्कार होने लगे, मशीनें बनने लगी, जिससे बड़ी मात्रा में सामान बनाने लगे। इस सामान को बेचने के लिए आसपास की मार्केट या बाजार कम पड़ने लगे। उन्हें नए बाजार चाहिए थे जहां वो अपना ये मशीनी सामान बेच सके। सो नए नए देशों की खोज की जाने लगी। इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, पुर्तगाल जैसे छोटे छोटे देशों ने नए देश खोजे और वहां के सीधे साधे लोगों को अपने ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। वहां की सभ्यता और संस्कृति को बड़ी निर्ममता से कुचल दिया गया। लोगों को गुलाम बनाकर उनके देश से दूर भेज दिया गया और कई प्रकार के अत्याचार किए गए। औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन, महाद्वीपीय यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में नई निर्माण प्रक्रियाओं के लिए संक्रमण थी, जो लगभग 1760 से लेकर 1820-1840 की अवधि के दौरान हुई थी। उत्पादन के लिए ज्यादा से ज्यादा कारखाने लगाए गए। किसानों को मजबूर किया गया कि वे अनाज की खेती करने के बजाय कारखानों में मजदूरी करें, जिसका नतीजा ये हुआ कि कच्चे माल और अनाज की कमी होने लगी। नए देश पहले नए बाजार के रूप में विकसित किए गए। अब वे सस्ते कच्चे माल प्राप्त करने के लिए सताए जाने लगे। इसलिए यदि औद्योगिक क्रांति ना हुई होती तो ज्यादा लाभ के लालच में कई सभ्यताओं का अंत ना हुआ होता। इसलिए ये क्रांति मानवता के लिए एक अभिशाप है। रोजगार, उत्पादन और मूल्य के निवेश की गई पूंजी के मामले में कपड़ा औद्योगिक क्रांति का प्रमुख उद्योग था। कपड़ा उद्योग आधुनिक उत्पादन विधियों का उपयोग करने वाला पहला उद्योग भी था। अब ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ भी समझ ना आया हो। देखिए, होता है कि क्या आप मेहनत करते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं ताकि जब आप ना रहें तब आपके बच्चे उस संपत्ति का प्रयोग कर सकें जिसे आपने बड़ी मुश्किल से बनाया है। कम्युनिज्म या साम्यवाद इसे नहीं मानता। सब कुछ राज्य या समाज का है। सरकार या समाज जब चाहे आपको उस जगह से हटा सकती है जहां आप लंबे समय से रह रहे हैं और किसी दूसरे को दे सकती है। इसके पीछे समाज में ऊंच नीच का स्तर खत्म करना और समाज में एक जैसी आर्थिक स्तर को बनाए रखना है, क्योंकि समाजवाद या कम्युनिज्म की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने तब दी थी जब यूरोपियन देशों में औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में दो वर्ग रह गए थे, एक पूंजीपति और दूसरे श्रमिक या मजदूर, जिनको जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही थी। वे काम करते और भूखे सोते, बच्चे बीमार होने पर बिना इलाज के मर जाते। इसलिए कार्ल मार्क्स को लगा कि यह अत्याचार तभी खत्म हो सकता है जब मजदूर पूंजीपतियों को मारकर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे और अपना राज्य स्थापित कर लेंगे। तब समाज एक रूप होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा और गरीब लोग भी शासन में भागीदार होंगे और शासन कर सकेंगे। 1848 में मार्क्स ने जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक एंगल्स के साथ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, जिसमें उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गरीबी, बीमारी और छोटे जीवन की समस्याएं जो सर्वहारा वर्ग को पीड़ित करती हैं, श्रमिक वर्ग को पूंजीवाद को साम्यवाद से बदलकर ही हल किया जा सकता है। साम्यवाद के तहत, जैसा कि कार्ल्स और एंगल्स द्वारा कल्पना की गई थी, औद्योगिक उत्पादन के प्रमुख साधन कारखाने, मिलें, खदानें और रेल मार्ग सार्वजनिक रूप से स्वामित्व में होंगे और सभी के लाभ के लिए संचालित होंगे। मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के बाद साम्यवाद का एक पूर्ण रूप से साकार रूप वर्ग विभाजन या सरकार से मुक्त एक सांप्रदायिक समाज में परिणत होगा, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन और वितरण सिद्धांत पर आधारित होगा। प्रत्येक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने कई अनुयायियों से, विशेष रूप से रूसी क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन ने एक साम्यवादी समाज के मार्क्स के दर्शन को अपनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा प्रस्तुत फांसीवादी खतरे से लड़ने में सोवियत संघ अन्य यूरोपीय साम्यवादी और समाजवादी शासनों के साथ शामिल हो गया। हालांकि युद्ध के अंत ने सोवियत संघ और इसके अधिक राजनीतिक रूप से उदारवादी वार्सा पैक्ट देशों के बीच हमेशा स्थिर गठबंधन को भी समाप्त कर दिया, जिससे यूएसएसआर को पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन स्थापित करने की अनुमति मिली। 1917 की रूसी क्रांति ने 1922 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर संघ के गठन का नेतृत्व किया। 1930 के दशक तक लेनिन के उदारवादी साम्यवाद के ब्रांड को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बदल दिया गया था, जो कि जोसेफ स्टालिन के अधीन था। रूसी समाज के
के सभी पहलुओं पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण लागू किया। साम्यवाद के अपने कठोर अधिनायकवादी अनुप्रयोग की मानवीय लागत के बावजूद स्टालिन ने सोवियत संघ को एक पिछड़े देश से विश्व महाशक्ति में बदल दिया। साम्यवाद के प्रमुख सिद्धांत। जबकि सबसे व्यापक रूप में मान्यता प्राप्त साम्यवादी देशों जैसे कि सोवियत संघ, चीन और यूगोस्लाविया ने अपने स्वयं के मॉडल विकसित किए जो समय के साथ एक दूसरे से भिन्न थे। शुद्ध साम्यवादी विचारधारा की 6 परिभाषित विशेषताओं की अक्सर पहचान की जाती है। उत्पादन के साधनों का सामूहिक समावित्व, उत्पादन के सभी साधन जैसे कि कारखाने, खेत, भूमि, खान और परिवहन और संचार प्रणाली राज्य के समावित्व और नियंत्रण में है। निजी संपत्ति का उन्मूलन, जैसे कि सामूहिक समावित्व का तात्पर्य है उत्पादन के साधनों का निजी समावित्व। विशुद्ध रूप से साम्यवादी राज्य में व्यक्तिगत नागरिकों को जीवन की आवश्यकताओं के अलावा कुछ भी नहीं रखने की अनुमति है। निजी समावित्व वाले व्यवसायों का संचालन समान रूप से प्रतिबंधित है। लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद, कम्युनिस्ट पार्टियों का आधिकारिक आयोजन और निर्णय लेने का सिद्धांत। लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद एक ऐसी प्रथा है जिसमें नाम मात्र की लोकतांत्रिक मतदान प्रक्रिया द्वारा पहुंचे राजनीतिक निर्णय पार्टी के सभी सदस्यों प्रभावी रूप से सभी नागरिकों पर बाध्यकारी होते हैं। जैसा कि लेनिन ने कल्पना की थी, लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद पार्टी के सदस्यों को राजनीतिक चर्चा और राज्य के विचारों में भाग लेने की अनुमति देता है, लेकिन निर्णय लेने के बाद उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी लाइन का पालन करने के लिए मजबूर करता है।